की बात की जिसे कहते हैं हाउ इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, तो इसमें हमने इन पे बात की सिनेप्टिक सिग्नलिंग की। सिनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है कि नर्व सेल्स जो उनसे हैं दे रिलीज अ सिग्नल विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑन नियर बाय सेल्स। सो दे आर 4 फॉर्म्स ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कि किस तरह एक सेल दूसरे सेल तक अपने लाइगेंड्स या अपने सिग्नल्स पहुंचाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो जुड़ के पड़े हुए हैं। पैराक्राइन में वो एक नेबरिंग सेल है, मतलब उसके करीब ही पड़ा है, तो वो इस तरह पैराक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू अपने लाइगेंड्स या अपने सिक्रीटरी सिग्नल्स रिलीज़ करेगा और वो दूसरे सेल पे जाके एक्ट करेंगे। फिर होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में वो जिसे कहते हैं ऑर्गन्स या सेल्स उस दूसरे सेल पे ऐड करते हैं जो कि एक दूसरे से फासले पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपका पिट्यूटरी जो है वो आपका रिलीज़ करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसने आपके थायराइड पे जाके एक्ट करना है। आपका पिट्यूटरी आपके ब्रेन में होता है और आपका थायराइड ग्लैंड आपके नेक में होता है। तो थ्रू ब्लड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ब्लड के थ्रू आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और आपका थायराइड ग्लैंड फिर फंक्शन करता है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंड देन फोर्थ कम्स द सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग में नर्व सेल्स दूसरे एडजेसेंट नर्व सेल्स या मसल सेल्स को अपने सिग्नल्स पहुंचाते हैं। So intercellular communication, a cell response to a signal often involves activating और inactivating proteins। अब सेल ने अपना रिस्पॉन्स इस तरह शो करना है कि वो या तो उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा या उनको इनएक्टिवेट कर देगा, जो भी उस सिग्नल का काम होता है। तो फॉस्फोरिलेशन इज़ अ कॉमन वे टू चेंज द एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन ही आगे से डिफरेंट फंक्शन शो करेगा कि सेल ने अब या तो हार्मोन रिलीज़ करना है जिस पे एक्ट हुई है कोई चीज़, या उस सेल ने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है या अपना मूवमेंट बढ़ानी है। तो वो जो भी उसने काम करना है वो प्रोटीन की एक्शन के थ्रू होता है। अब वो प्रोटीन ने या तो एक्टिवेट होना है या इनएक्टिवेट होना है, ये उस पर्टिकुलर सेल पे डिपेंड करता है। सो अ प्रोटीन काइनेज एन एंजाइम दैट एड्स अ फॉस्फेट ग्रुप टू द प्रोटीन and phosphatase is an enzyme that removes a phosphate group from a protein। तो इस तरह प्रोटीन की मॉड्यूलेशन या उसकी चेंज के थ्रू सेल अपने सिग्नल या अपनी रिस्पॉन्स शो करता है। सो द रोल ऑफ द रिसेप्टर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स लोकेटेड मोस्टली इन द सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर जिसे कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में यूजुअली प्रेजेंट होता है मोस्टली, और कुछ इंट्रासेलुलर भी होते हैं। दे रिसीव मैसेजेस फ्रॉम केमिकल मैसेंजर्स विच आर द लाइगेंड्स कमिंग फ्रॉम द अदर सेल्स। एक ही बात को बार बार दोहराते हैं लेक्चर में ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। ट्रांसमिट अ सिग्नल इनटू द सेल लीडिंग टू अ सेलुलर इफेक्ट। डिफरेंट रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइगेंड है तो उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ईच सेल हैज़ अ रेंज ऑफ रिसेप्टर्स इन द सेल मेम्ब्रेन मेकिंग इट रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेल के ऊपर एक वैरायटी होती है सेल रिसेप्टर्स की और उसके ऊपर डिफरेंट लाइगेंड्स एक्ट करते हैं। बेसिकली एक समरी आपको बता रहे हैं इस वक्त। बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर्स कंटेन अ बाइंडिंग साइट। एक रिसेप्टर के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है जो कि एक हॉलो क्लेफ्ट होता है रिसेप्टर सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर आपका लाइगेंड आके फिट होता है। बाइंडिंग ऑफ द मैसेंजर इन्वॉल्व्स इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स कि एक मैसेंजर या एक लाइगेंड रिसेप्टर के ऊपर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स बनाएगा और इस तरह फिर वो उस पर एक्ट करता है। बाइंडिंग रिजल्ट्स इन अ इंड्यूस्ड फिट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन कि वो फिट होगा और फिर वो इंड्यूस करेगा अपना एक्शन, वो स्पेसिफिक लाइगेंड जिसने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करना है। डोमिनो इफेक्ट, induced fit of the receptor results in the change in the receptor shape which results in a domino effect। जब एक ligand या एक जिसे कहते हैं केमिकल सिग्नल एक रिसेप्टर के ऊपर जाके लगता है तो उस रिसेप्टर की शेप में चेंज आता है और इस शेप में चेंज को आप डोमिनो इफेक्ट कहते हो। सो आई होप दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर। Domino effect is also known as signal transduction, leading to a chemical signal being received in the inside the cell। So एक रिसेप्टर के ऊपर जब लाइगेंड लगा तो उस रिसेप्टर ने अपनी शेप चेंज की और उस शेप चेंज के नतीजे में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन या सिग्नल प्रोपगेशन उस सेल के अंदर हुई,
इसको एज अ होल आप डोमिनो इफ़ेक्ट कहते हो। जब डोमिनो की आपने वो देखी है ना गीटियाँ, एक गीटी जब दूसरी के ऊपर गिरती है तो सारी गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ही लाइगेंड लगता है रिसेप्टर के ऊपर, वो एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है रिसेप्टर की शेप में, और इस तरह आगे आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन मूव करता जाता है और सेल रिस्पॉन्स शुरू करता है। सो उस डोमिनो की जो गीटियाँ होती हैं उनको आप ध्यान में रखें। केमिकल मैसेंजर डज नॉट एंटर द सेल, इट डिपार्ट्स फ्रॉम द रिसेप्टर अनचेंज एंड इज़ नॉट परमानेंटली बाउंड। यही बात मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि केमिकल मैसेंजर या लाइगेंड का काम सिर्फ रिसेप्टर पे लग के उसके अंदर चेंज लाना है। उस केमिकल मैसेंजर ने सेल के अंदर एंटर नहीं होना होता। जैसे कि हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, उसके अंदर 3 टाइप्स थी। उनके अंदर आयन वाले थे, एंजाइम वाले थे और जी प्रोटीन वाले थे। तो अगर हम आयन वाले की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक लाइगेंड ने एक रिसेप्टर के ऊपर आके लगा, उसके नतीजे में सोडियम का चैनल खुल गया। सोडियम उसका रिसेप्टर नहीं था, लेकिन सोडियम का खुलना लाइगेंड के रिसेप्टर के ऊपर जुड़ने के नतीजे में उसको एक आयन चैनल बनाता है। हम इसकी एग्जांपल अभी देखेंगे। सो रिसेप्टर आया, वो लाइगेंड आया, वो रिसेप्टर पे लगा, उसने उसके नतीजे में एक सेलुलर रिस्पॉन्स चेंज शो किया और रिसेप्टर के ऊपर से लाइगेंड हट गया। ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर का या लाइगेंड का काम सेल के अंदर एंटर होना नहीं होता, उसका काम सिर्फ सेल के अंदर एक जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स शो करवाना होता है, और फिर वो वहाँ से उतर के फिर चला जाता है। और उसके ऊपर फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब कि वो आयन गेटेड रिसेप्टर भी हो सकता है, वो एंजाइम भी हो सकता है और जी प्रोटीन भी हो सकता है। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ रिसेप्टर जिसके नतीजे में कोई भी चेंज आए। सो बाइंडिंग साइट इज़ नियरली करेक्ट फॉर द शेप। बाइंडिंग ऑल्टर्स द शेप ऑफ द रिसेप्टर, मतलब कि डायग्राम में देखें एक लाइगेंड आया, वो रिसेप्टर पे लगा और रिसेप्टर की शेप चेंज हो गई। सो इट्स एन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ऑल्टर्ड रिसेप्टर शेप लीड्स टू फर्दर सिग्नलिंग विच इज़ सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये फर्दर सिग्नलिंग जो स्टार्ट हो जाती है इसको आप डोमिनो इफेक्ट कहते हो। सिग्नल ट्रांसडक्शन, जनरल फीचर्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन आर कॉमन टू ऑल, कि किस तरह सिग्नल प्रोपागेट करता है, ट्रांसडक्शन होती है सेल में। तो वही बात बार बार जो की कि सिग्नल आया, वो रिसेप्टर के साथ जाके लगा, उस एक्टिवेटेड रिसेप्टर ने फिर सेलुलर मशीनरी को एक्टिवेट किया और एक सेकंड सिग्नल बना, और उस सेकंड सिग्नल के चेंज के अंदर एक्टिविटी में चेंज आई सेलुलर प्रोटीन की। तो उस प्रोटीन या तो वो एक्टिवेट हो सकता है या वो इनएक्टिवेट हो सकता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरिलेशन और फॉस्फेटेशन, या प्रोटीन काइनेज के थ्रू ऐड होगा फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फेटेज के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप प्रोटीन में से निकल जाएगा। तो अल्टीमेट चेंज पे प्रोटीन में आता है और सेल रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो यही बात बार बार कि लाइगेंड आया, रिसेप्टर पे लगा, रिसेप्टर ने आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन शो की, फिर सेल रिस्पॉन्स शो हुआ, फिर प्रोटीन में चेंज आई। The metabolic activity broadly defined to include metabolism of RNA, DNA and protein of the target cell undergoes change. Obviously जो प्रोटीन होती है वो DNA से पहले आपका mRNA आता है, फिर mRNA जो सा है फिर आपके राइबोसोम में जाके वहाँ से आपके प्रोटीन बनते हैं। तो अल्टीमेटली जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है वो DNA के लेवल पे शुरू होगा तो आपकी प्रोटीन बनेगी, फिर उस प्रोटीन के नतीजे में आपका सेल रिस्पॉन्स शुरू होता है। एंड फाइनली द ट्रांसडक्शन इवेंट एंड्स एट द सेल रिटर्निंग टू इट प्री स्टिमुलस स्टेज, मतलब नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है जब आपका लाइगेंड आपके रिसेप्टर से हट जाता है। तो सारा ओवरव्यू है कि बाहर से एक सिग्नल मॉलिक्यूल आया जिसे आप लाइगेंड कहते हैं, वो रिसेप्टर पर जाके लगा, उस इन दो के नतीजे में आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन शो हुआ इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स। उसके नतीजे में सिग्नलिंग प्रोटीन्स के नतीजे में आपके टारगेट प्रोटीन्स इफेक्ट होंगे। वो टारगेट प्रोटीन्स या तो आपका मेटाबॉलिक एंजाइम होगा, या आपका जीन रेगुलेटरी प्रोटीन होगा, या आपका साइटोस्केलेटल प्रोटीन होगा, जिसके नतीजे में या तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होगा सेल का, या आपके सेल कोई नया प्रोटीन बनाएगा जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, या आपका सेल अपनी शेप चेंज करेगा या मूव करेगा। जैसे मसल सेल्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो भी ऑब्वियसली किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू ये सब कुछ करते हैं जब उनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर लाइगेंड्स आके लगते हैं। सो दिस इज जनरल ओवरव्यू। सो देयर आर 6 बेसिक सिग्नलिंग सिस्टम्स, या तो आयन चैनल्स के थ्रू, या एंजाइम्स के थ्रू, या जी प्रोटीन के थ्रू। ये पहली 3 एग्जांपल्स आपको
मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की जो 3 सब क्लासेस थी वही आपको दोबारा बताती हैं। उसके अलावा किस तरह होती है इंट्रासेलुलरली, उसके अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो भी पहले बता दिया आपको। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट सॉल्युबल प्रोटीन काइनेजेस, ये एक अलग टाइप है लेकिन इसकी डिटेल में ही जाएंगे, इट विल बी वेरी मच अबव योर लेवल, सो जस्ट memorize the names. And adhesion receptors that carry information between the extracellular matrix and the cytoskeleton. साइटोस्केलेटन आपका जो बोनी फ्रेमवर्क जैसे आपकी बॉडी में स्केलेटन होता है ना, इसी तरह सेल का भी स्केलेटन होता है, उसको आप साइटोस्केलेटन कहते हो। उस साइटोस्केलेटन को जो सा है उसकी शेप मेंटेन करने के लिए सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट से भी उसका राब्ता होना ज़रूरी है। तो साइटोस्केलेटन जब अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं अपने पहुंचाता है एक दूसरे के थ्रू सेल की इंटेग्रिटी और शेप मेंटेन करने के लिए, तो ये भी एक सिग्नलिंग सिस्टम में आता है। Now we will talk about the gated ion channels. The excitability of sensory cells, neurons and myocytes depends on ion channels, signal transducers that provide a regulated path for movement of inorganic ions such as sodium, potassium, calcium and chloride across the plasma membrane in response to various stimuli. तो ये बात करता है कि आयन चैनल्स का बहुत बड़ा काम होता है आपके नर्व सेल्स के अंदर, सेंसरी सेल्स के अंदर सिग्नल्स पहुंचाना। और ये आयन चैनल्स आपके जो इनऑर्गेनिक आयन्स हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनको मूवमेंट करवाता है। तो जो आयन चैनल्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? Ion channels may be open or closed depending on whether the associated receptor has been activated by a binding to its specific ligand, a neurotransmitter for example, or by a change in transmembrane electrical potential. तो एक अगर आयन चैनल मौजूद है तो वो एक्टिवेट किस तरह होगा, सादा ज़ुबान में उस स्लाइड में बात बता रही हूँ आपको। एक आयन चैनल मौजूद है, उसने एक्टिवेट कैसे होना है? या तो उस आयन चैनल के ऊपर आके कोई लाइगेंड लगे और फिर वो उसको एक्टिवेट करे, जैसे कि हमने बात की थी कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की जो पहली टाइप थी उसके अंदर आयन चैनल वाले मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो अगर उस आयन चैनल के ऊपर कोई लाइगेंड आता है और फिर वो आयन चैनल एक्टिवेट होगा और वो आयंस को पास करने देगा तो उसको लाइगेंड गेटेड आयन चैनल कहते हैं। अगर वो आयन चैनल किसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से एक्टिवेट होता है और फिर वो आयंस को ट्रैवल करने देता है अपने में से, तो उसको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। सो देयर इज़ अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल विच activates in response to a ligand or a chemical messenger, and there is a voltage gated ion channel which is activated in response to a voltage or an electrical impulse. Now we'll talk about the nicotinic acetylcholine receptor which is a ligand gated ion channel. Nicotinic acetylcholine receptor, the receptor channel opens in response to the neurotransmitter acetylcholine. Acetylcholine ligand उस ligand का नाम है जो कि इस जिसे कहते हैं ligand gated ion channel को खोलता है। So it responds the receptor channel opens in response to acetylcholine और निकोटीन के भी रिस्पॉन्स में खुल जाता है, इसीलिए इसको निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कहते हैं। दिस रिसेप्टर इज फाउंड इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स एट सर्टन साइनेप्सिस एंड इन मसल फाइबर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं? दो नर्व्स के बीच में एक साइनेप्स आता है, तो एक नर्व अगर दूसरे अपने से नीचे वाले नर्व के अंदर अगर भेज रहा है कोई सिग्नल, तो वो प्री साइनेप्टिक है जो कि सिग्नल भेज रहा है, और जो सिग्नल रिसीव कर रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक है। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, उस एसिटाइलकोलिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो रिसीव कर रहा है नर्व, उसके ऊपर जाके इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। और फिर क्या होता है वो हम अब आगे देखते हैं। Acetylcholine is released by the excited neuron, diffuses a few micrometers across the synaptic cleft or neuromuscular junction to the postsynaptic neuron or myocyte. तो एक्साइटेड न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है और वो एसिटाइलकोलिन अपने करीबी दूसरे वाले नर्व या मसल पे जाके एक्ट करेगा, और उसके ऊपर ऑब्वियसली रिसेप्टर्स होंगे तो फिर सिग्नल जिसे कहते हैं रिसीव होगा। तो एक्साइटेड न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया और वो एसिटाइलकोलिन अपने करीबी नर्व या मसल सेल के ऊपर एक्ट करेगा वाया द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, where it interacts with the acetylcholine receptor and triggers electrical excitation or the depolarization of the receiving cell.
Acetylcholine receptor is an allosteric protein with two high affinity binding sites for the acetylcholine. अब हम acetylcholine receptor की बात करते हैं जो कि पोस्ट साइनेप्टिक प्रेजेंट होती हैं उस जगह पे जिस जगह ने रिसीव करना है acetylcholine को. About 3 nanometer from the ion gate, the binding of the acetylcholine causes a change फ्रॉम द क्लोज टू ओपन कॉन्फर्मेशन. तो एसिटलकोलिन जब अपने रिसेप्टर पे जाके ऐड करता है तो वो आयन चैनल फिर ओपन हो जाता है.